नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। सबसे पहले राष्ट्रभाषा को समझ लेते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है, फिर राजभाषा और संपर्क भाषा को समझेंगे। तो किसी भी भाषा का जो प्रारंभिक रूप होता है, शुरू का जो रूप होता है, वो बोली होता है, यानी कि कोई भी लोकल बोली, क्षेत्रीय बोली। लेकिन धीरे धीरे जब उस बोली का विकास होता है, उसे ज़्यादा भूभाग में बोला जाने लगता है और धार्मिक काम उसमें होने लगते हैं, आर्थिक काम होने लगते हैं, राजनीतिक काम होने लगते हैं और समाज के शिक्षित वर्ग द्वारा भी बोली जाने लगती है। यानी कि शिक्षित वर्ग से लेकर सामान्य आम साधारण वर्ग तक जब वो भाषा बोली जाती है तो वो राष्ट्रभाषा बनने लगती है। भोलानाथ तिवारी बताते हैं कि जब कोई आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र और अन्य भाषा परिवार में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों में होने लगता है तो वो राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। यानी कि जो भाषा जहाँ नहीं भी बोली जाती है, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो उत्तर भारत का जो भूभाग है वो वहाँ के लोगों की हिंदी मातृभाषा भी है और संपर्क भाषा भी है। सामाजिक सांस्कृतिक काम भी उसी भाषा में होते हैं। लेकिन अगर वो भाषा दक्षिण तक भी बोली जाती है, पूर्वी भारत में बोली जाती है, पश्चिमी भारत में बोली जाती है और बोली भी ना जाए तो कम से कम समझी जरूर जाती है, तो वो राष्ट्रभाषा बन जाती है। और जब उस बोली का इतना बड़ा भूभाग हो जाता है, इतने लोग उसे बोलने लगते हैं, यानी कि जगह ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा भूभाग में बोली जाए और ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाए, तो फिर उसका एक व्याकरण स्थिर कर दिया जाता है। अच्छा व्याकरण जब उसका स्थिर हो जाता है फिर उसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है और लोग उसको बोलकर या उसको अपना मान के उस पर गर्व करने लगते हैं। जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों पे गर्व करते हैं, ऐसे उस राष्ट्रीय भाषा पे गर्व करने लगते हैं और उससे उनका भावात्मक लगाव हो जाता है और धीरे धीरे वो सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने लगती है। यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सामाजिक विशेषताएं हैं, वो उस भाषा में संरक्षित होने लगती हैं, सुरक्षित रहने लगती हैं। यानी कि जो हमारे खाने के, पीने की, रहने के जो हमारे तरीके हैं वो उस भाषा में स्थिर होने लगते हैं, सुरक्षित होने लगते हैं। अब राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप हम कौन सा माने, कौन सी बोली को हम राष्ट्रभाषा मान सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी है ये अपने विस्तृत रूप में 18 बोलियों को समेटे हुए है। तो इन सारी बोलियों में से हम राष्ट्रभाषा किसको माने, क्योंकि सारी जो 18 बोलियां हैं वो हिंदी ही कहलाती हैं। और जैसा मैंने अभी बताया कि शुरू में कोई भी भाषा बोली ही होती है। तो इस बारे में जब हम देखते हैं तो जो दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्र की बोली है, खड़ी बोली, उसका परिष्कृत साहित्यिक रूप हमारी राष्ट्रभाषा है। हालांकि मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा साहित्यिक भाषाएं थी और उसी में दूर दूर तक पूरे भारतवर्ष में साहित्य रचा जा रहा था, दक्षिण में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी। लेकिन आज आधुनिक काल में जब हम देखते हैं तो राष्ट्रभाषा हम जिसे कहते हैं वो खड़ी बोली का परिष्कृत रूप, या खड़ी बोली जो मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाती है उसका परिष्कृत रूप है। इसका हम अगर पूरे देश में देखें कि कब से हमारा कैसे कैसे राष्ट्रभाषा हमारी बनी है हिंदी, तो उसको हम जब हमारी हिंदी का विकास माना जाता है 1000 ईस्वी से, तब से अब तक का देख सकते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं शुरू में तो आदिकाल से हमारे हिंदी का विकास शुरू हुआ था और आदिकाल के समय हमारा जितना भी रासो साहित्य है, चंद्रवरदाई का, पृथ्वीराज रासो आदि, तो ये सारे डिंगल भाषा में लिखे जा रहे थे। और डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ राजस्थानी बोली का मिश्रित रूप होता है
और ये भारत के पश्चिमी यानी कि पश्चिमी भारत में, राजस्थान में, हरियाणा में यहाँ पे चल रही थी। पर अगर पूर्व में देखें तो आदिकाल में जितना भी जैन, बौद्ध, नाथ साहित्य लिखा गया था वो सारा हमारा ब्रज भाषा से मिश्रित अपभ्रंश का रूप था, जिसमें साहित्य लिखा जा रहा था। और इसी तरह से फिर हम इसमें भक्ति काल में चलते हैं। तो भक्ति काल में भी दक्षिण से लेके उत्तर तक और पश्चिम से लेके पूर्व तक हिंदी भाषा में ही हमारा लिखा जा रहा था। और जो हमारा मध्यकाल है, उस मध्यकाल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। और इसका एक कारण ये था कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान सबसे ज़्यादा इसी काल में हुआ था। इस काल में अगर हम देखते हैं तो विभिन्न प्रदेशों के, भारत में इतने प्रदेश हैं, विभिन्न प्रदेशों के लोग अपने अपने तीर्थ स्थानों पर दूसरे प्रदेशों में जाते थे। जो हिंदी भाषी लोग हैं वो अपने हिंदी से अलग भाषाओं के क्षेत्रों में, और जो हिंदी से अलग भाषा के क्षेत्र हैं वे हिंदी भाषा के क्षेत्रों में अपने तीर्थ स्थानों पे जाते थे। और उसमें जब तीर्थ स्थानों पे अलग अलग लोग जाते थे तो आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते थे, उनके लिए ये जरूरी हो जाता था। जैसे अगर हम देखें कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में हिंदी भाषा के लोग अपने तीर्थ स्थानों पे जाते थे, और ऐसी स्थिति में जो हिंदी भाषा थी वो एक पुल का यानी सेतु का काम करती थी, कि एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए जिस तरह पुल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से एक भाषी दूसरे भाषी के साथ संपर्क करने के लिए हिंदी का प्रयोग करते थे। और इसी काल में अगर हम देखें कि ये कैसे प्रचार प्रसार और ज़्यादा हुआ, तो दक्षिणी भारत में रामानंद थे, उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार हिंदी में आकर किया, हिंदी प्रदेश में यानी कि पश्चिमी उत्तर भारत में आके किया था। और जो वल्लभाचार्य थे वो भी दक्षिणी भारत के थे, उन्होंने भी उत्तर भारत में ही आकर हिंदी में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और क्योंकि जो मथुरा है वो कृष्ण की जन्मभूमि है, और जो अवध है, अयोध्या है, वो राम की जन्मभूमि है, तो यहाँ पर उनके धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से हुआ। और जब उनका साहित्य जो लिखा गया वो अवधी और ब्रज भाषा में ही लिखा गया। फिर अगर हम सूफी संतों को देखते हैं तो सूफी संत दक्षिण में भी जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने धर्म का, और उत्तर भारत में भी कर रहे थे। और सूफी संतों ने सभी ने अपने साहित्य की भाषा या अपने संपर्क की भाषा अवधी को ही बनाया था। निर्गुण संतों में कबीर थे, तो कबीर ने अपनी भाषा जो सदुक्कड़ी बोली को बनाया, जो आदिकाल में अमीर खुसरो ने जिस भाषा में अपना प्रचार प्रसार किया था। हालांकि आदिकाल में अमीर खुसरो ने इस खड़ी बोली के साथ साथ कई बोलियों में भी अपना प्रचार प्रसार किया था, अपनी कविताएं लिखी थी। और अब उसी बोली में कबीरदास ने अपनी रचनाएं शुरू की थी। जो कबीरदास रचनाएं कर रहे थे या साथ जो ये संत कर रहे थे रचनाएं, क्योंकि ये विभिन्न प्रदेशों में जा जाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार करते थे, अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे, तो उन्हें विभिन्न प्रदेशों की बोलियों को भी अपनी भाषा में मिला लेते थे। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इनकी बोली को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी की बोली भी कहा था। भक्ति काल में ही दूसरे तुलसीदास जी और सूरदास जी अपनी भाषा का प्रचार कर रहे थे, अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे। उनका माध्यम भी हिंदी था, यानी कि हिंदी की एक बोली अवधी और ब्रज भाषा, यानी कि दक्षिण भारत में पूरा प्रचार प्रसार या लोगों के बीच में जो संपर्क की भाषा थी वो हिंदी ही भाषा थी। और देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म ने भी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि दक्षिण के जो वैष्णव आचार्य थे वे अपने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार केवल दक्षिण में नहीं कर रहे थे बल्कि पूरे भारत में कर रहे थे। और उसी का परिणाम था कि उत्तर भारत की लोक भाषा हिंदी का विस्तार बहुत तेजी के साथ हो रहा था।
हिंदीतर भाषाओं के भक्त कवि भी गुरु नानक और अन्य जो सिख कवि थे वो पंजाब में इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। बल्लभ देव कवि दत्त कश्मीर में कर रहे थे, अनंत दास उड़ीसा में कर रहे थे, प्राणनाथ दादू वगैरह गुजरात में कर रहे थे, तिरुनाल स्वाति केरल में कर रहे थे। यानी कि पूरे देश में अपने जो भक्ति काल था उसमें अपने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए जो संतों ने साधुओं ने अपनी भाषा बनाई थी वो हिंदी की कोई ना कोई बोली ही बनाई थी। क्योंकि साहित्य और संगीत की दृष्टि से हिंदी एक समृद्ध भाषा है तो इसलिए भी हिंदीतर प्रदेशों के अनेक कवियों ने हिंदी में ही अपनी रचनाएं लिखी थी। और उसी काल में क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों का उस समय शासन हो गया था तो मुसलमान अपने शासन के जो काम थे उनको हिंदी के माध्यम से, यानी कि उसमें वैसे तो उनकी जो लिपि थी वो तो अरबी थी और फारसी भाषा के शब्द भी थे, लेकिन क्योंकि उन्हें शासन ही भारत में करना था तो भारत की जो मुख्य भाषा थी जिसमें सभी लोगों से के साथ उनका संपर्क हो सकता था उस भाषा को वे अपनाते थे। और उस समय उत्तर भारत उनका व्यापार का केंद्र था और इन व्यापार के केंद्रों में उत्तर भारत में जो हिंदीतर प्रदेश के लोग हैं, यानी कि जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ के लोग भी व्यापार करने के लिए आते थे। और जब वे व्यापार करते थे तो उस समय लेन देन के जो हिसाब किताब लिखे जाते थे वो हिंदी ही में लिखे जाते थे। यानी कि उस समय व्यापार की भाषा और आर्थिक कामों की भाषा जो थी वो भी हिंदी ही बन गई थी। और क्योंकि राजनीतिक कारणों से शासन के जो अधिकारी थे उन्हें शांति के समय भी और युद्ध के समय भी देश के विभिन्न भागों में जाना होता था तो इसलिए हर भाग में जाने के लिए वो हिंदी का ही प्रयोग कर रहे थे। इस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे भारत में चलता जा रहा था और इन सारे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक कारणों से मध्यकाल में हिंदी पूरे देश की भाषा बन गई थी। आधुनिक काल में अगर हम हिंदी की बात करें तो आधुनिक काल का आरंभ हम 1800 ईस्वी से मानते हैं और 1800 ईस्वी में कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। उस समय उसके जो हिंदुस्तानी विभाग था वहाँ का कॉलेज का, उसके प्रथम अध्यक्ष गिलक्रिस्ट थे। हालांकि गिलक्रिस्ट की जो भाषा नीति थी वो हिंदी के विरोध में थी, पर फिर भी गिलक्रिस्ट की भाषा नीति के कारण हिंदी का कुछ लाभ हुआ, विशेष लाभ नहीं हुआ पर लाभ हुआ था। और जो हमारी खड़ी बोली है इसको विकसित होने का भी अवसर मिला था क्योंकि कॉलेज में खड़ी बोली में गद्य की रचना को प्रोत्साहित किया जा रहा था और कॉलेज के द्वारा जो बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की जा रही थी उससे हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी सहायता मिली थी। और ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सब काम जो हिंदी में हो रहे थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, ये बांग्लादेशी भाषा का क्षेत्र था। यानी कि वहाँ कलकत्ता में बांग्ला भाषा बोली जाती थी, बंगाली भाषा। फिर भी वहाँ हिंदी के प्रचार प्रसार का काम शुरू हो रहा था और तेज़ी से फिर वो आगे भी बढ़ा था। फिर सन 1857 में जब हम देखते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, तब इस संग्राम में हिंदी ही अपने दायित्व को पूरे देश की भाषा बनने के लिए या पूरे देश में भावात्मक एकता स्थापित करने के लिए अपना योगदान दे रही थी। सभी क्रांतिकारी समाचार, संवाद और संदेश हिंदी में ही प्रसारित किए जा रहे थे। आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के उन्नायकों ने यह भी अनुभव किया कि हिंदी के प्रचार प्रसार से ही देश की स्वाधीनता में मदद मिल सकती है। और फिर इस संबंध में हिंदी के प्रचार प्रसार की जो बागडोर थी, जो नेतृत्व था, वो हिंदीतर प्रदेश के लोगों ने संभाला। इस समय जिन चिंतकों ने हिंदी का प्रचार प्रसार किया और हिंदी की बागडोर संभाली, उनमें केशव चंद्र सेन का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में कल्पना की थी। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार जो वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने भी हिंदी की सहायता से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की
कल्पना की और उसके लिए काम किया था। गांधी जी ने भी, हालांकि गांधी जी गुजराती भाषी थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वाध्ययन से, यानी खुद उन्होंने हिंदी सीखी, और हिंदी सीखने के बाद उन्होंने भी यही कल्पना की कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम केवल और केवल हिंदी ही की कर सकती है। मैं ये भी बता देती हूँ कि महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा के लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी मानते थे कि राष्ट्रभाषा हम किसे बना सकते हैं। एक तो ये कि उसको देश के ज़्यादा भूभाग में, यानी कि ज़्यादातर प्रदेशों में बोला जाए, उसके बोलने वालों की संख्या ज़्यादा हो और काम करना उसमें आसान हो और लोग उससे आत्मीयता का लगाव रखें। ये सारी बातें हमारी हिंदी में थी। और अंग्रेजी की अगर बात करें तो अंग्रेजी को केवल 3% लोग समझते और बोलते हैं, जबकि हिंदी को 75%, 76% लोग बोलते हैं। तो गांधी जी ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में महसूस किया था कि, और उसकी कल्पना की कि राष्ट्रभाषा केवल हिंदी ही बन सकती है। इसलिए सन 1925 में कांग्रेस ने यह भी प्रस्ताव पास किया था कि उनकी जो कार्यकारिणी समिति है और महासमिति है, उसका सारा कामकाज हिंदुस्तानी में ही किया जाएगा। इस घोषणा से हिंदुस्तानी आंदोलन को, यानी हिंदी का जो आंदोलन चला था, उसे पर्याप्त सहयोग मिला था, बल मिला था। केशव चंद्र सेन, जिनका नाम हमने अभी सबसे पहले लिया था, उनकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपने भाषण हिंदी में देना शुरू कर दिया था और सत्यार्थ प्रकाश की हिंदी में रचना की। आर्य समाज के संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती, और आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने अपने हिंदी अनुयायियों को भी हिंदी का प्रयोग करने की प्रेरणा दी। जो हिंदी भाषी नहीं थे, उनसे भी हिंदी में बातचीत करने की, हिंदी में काम करने की उन्होंने प्रेरणा दी। और इन्होंने इतना भी किया कि आर्य समाज के जो 10 नियम हैं, उन 10 नियमों में 5वां नियम ये कहता है कि प्रत्येक आर्य समाज के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी है। यानी कि अगर कोई आर्य समाज का अनुयायी है तो उनके लिए इन्होंने ज़रूरी कर दिया कि उन्हें हिंदी सीखना, हिंदी बोलना और हिंदी में काम करना ज़रूरी है। हालांकि दयानंद सरस्वती गुजराती थे, फिर भी उन्होंने अपने भाषणों, ग्रंथों, लेखों और हिंदी लेखों में हिंदी को ही वरीयता दी। आर्य समाज के तरह सनातन धर्म सभा ने भी भारत के अनेक प्रदेशों में हिंदी को प्रोत्साहन दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त, श्रद्धाराम फुल्लोरी आदि ने मिलकर पंजाब में हिंदी की लगभग 200 सायंकालीन पाठशालाओं की स्थापना की। लाहौर से विश्व बंधु हिंदी दैनिक का प्रकाशन और रोचक उपदेशों और लेक्चरों के द्वारा भी हिंदी की सेवा का कार्य किया गया। दक्षिण में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज में के प्रवर्तक महादेव गोविंद रानाडे और थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में मद्रास से श्रीमती एनी बेसेंट ने भी हिंदी का समर्थन किया। यानी कि दक्षिण में, जिसे में आज राजनीतिक कारणों से हिंदी का विरोध किया जाता है, वहाँ भी हिंदी का पूरा प्रचार हो रहा था। बंगाल में, जहाँ पर बंगाली भाषा बोली जाती है पूर्वी भारत में, वहाँ भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा था। एक तरफ बंकिम चंद्र चटर्जी कर रहे थे तो दूसरी तरफ वहाँ के और अनेक विद्वान कर रहे थे। देश में ऐसी अनेक संस्थाएं खोली गई जहाँ हिंदी शिक्षण का काम भी किया गया और अनेक परीक्षाओं का आयोजन किया गया हिंदी सीखने के लिए। अनेक पुस्तकें और पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की ओर से स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई। दक्षिण भारत नाम की मासिक पत्रिकाएं भी वहाँ से प्रकाशित की गई। इसी तरह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा भी राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभारती नामक पत्रिकाएं प्रकाशित करती है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद और बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई की ओर से भी आयोजित हिंदी परीक्षाओं में हजारों परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं।
आज़ादी के बाद भी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार और प्रसार अभियान के रूप में निरंतर आगे चलता रहा है। रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म यानी कि बॉलीवुड की फिल्में, इन्होंने अपने दायित्व को इस दिशा में बहुत अधिक निभाया है। अनेक स्थानों पर हिंदी की स्थिति एक नई शैली जैसी भी हो गई है, जैसे बम्बईया हिंदी, कलकत्तिया हिंदी आदि। यानी कि अगर हम ये सोचें कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा को एक वाक्य में हम ये कह सकते हैं कि पूरे भारत को, पूरे देश के लोगों को जो एक भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है, जिससे लोग अपनेपन का अनुभव करते हैं, वो भाषा हिंदी है। इसलिए ये राष्ट्रभाषा है। यानी कि पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण हर प्रदेश के लोग हिंदी को अपना मानने के लिए हिंदी में एक दूसरे से बात करके गौरव का अनुभव करते हैं, तो ये राष्ट्रभाषा है। कोई भी हिंदी से परायपन का भाव नहीं रखता है। हालांकि कुछ राजनीतिक कारणों से दक्षिण के तमिलनाडु आदि में विरोध होने लगा है, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक कारण है। अगर देखा जाए तो शुरू में हिंदी का जो प्रचार प्रसार का काम हुआ था वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु की तरफ से ही हुआ था। अगला है हमारा राष्ट्रभाषा, यानी कि राष्ट्रभाषा के बाद अगला है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा के दो शब्दों का अगर हम करते हैं संधि विच्छेद, तो राजभाषा यानी कि राज्य के, यानी सरकार के, शासन के जो कामकाज की भाषा है, अर्थात सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा में कामकाज होता है वो भाषा राजभाषा कहलाती है। सामान्यतः किसी भी देश की राजभाषा में ही वहाँ की संसद की भी कार्यवाहियाँ होती हैं और सचिवालय का कामकाज होता है। न्यायालयों और प्रशासनिक इकाइयों का भी काम उसी भाषा में होता है। कई देशों में तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा की घोषणा नहीं होती, क्योंकि वहाँ राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही होती है। लेकिन भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहाँ बहुत अनेक भाषाएं बोली जाती हों, भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, 1652 बोलियाँ बोली जाती हैं, तो ऐसे देश में हमें राजभाषा की घोषणा करनी पड़ती है। और हमारे देश में राजभाषा के रूप में हिंदी की घोषणा 14 सितंबर 1950 को हुई थी। भारत में संविधान सभा का गठन 1947 में हुआ था और उसी समय यह निर्णय लिया गया था कि सभा के कामकाज की भाषा हिंदुस्तानी या अंग्रेजी होगी। बाद में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द रख दिया गया था। फरवरी 1948 में सभा द्वारा प्रस्तुत संविधान के प्रारूप में राजभाषा संबंधी कोई विधेयक नहीं था, केवल इतना ही उल्लेख था कि संसद की भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी। पंडित नेहरू ने अखिल भारतीय भाषा की आवश्यकता पर बल दिया था और यह स्पष्ट कहा था कि अखिल भारतीय कामकाज के रूप में हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन संविधान सभा में इस विषय पर वाद विवाद भी रहा। कुछ लोग कहते थे कि कामकाज के लिए स्टेट लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि जिस प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है या जिस भाषा को ज़्यादा लोग जिस प्रदेश में बोलते हैं, कामकाज के लिए उस भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और संविधान सभा में पर्याप्त वाद विवाद के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया है, स्वीकार कर लिया गया। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अगले 15 सालों तक अंग्रेजी सह राजभाषा होगी, यानी कि जब तक हिंदी में काम करने वाले पर्याप्त लोग दक्ष ना हो जाएं, तब तक अंग्रेजी भाषा सहायक राजभाषा के रूप में काम में आती रहेगी। और आज अगर हम देखते हैं तो अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में अनिश्चित काल के लिए स्वीकार किया हुआ है। अगर हम राजभाषा हिंदी के ऐतिहासिक विकास क्रम की बात करें तो राजभाषा जब से हम हिंदी का विकास मानते हैं, हिंदी का विकास और उद्भव लगभग 1000 ईस्वी से मानते हैं। और उस समय क्योंकि यहाँ पर मुसलमान आने लगे थे, तो उस समय हिंदी की जगह राजभाषा अरबी फारसी मिश्रित हो गई थी, हिंदी नहीं थी। लेकिन फिर भी उस समय जो राजभाषा थी
उसमें हिंदी के अनेक शब्द होते थे, क्योंकि मुसलमान शासक जानते थे कि अगर हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे तो शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सिकंदर लोदी के समय में भी राज का बहुत सारा काम हिंदी में होता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में सिक्कों पर नागरी और फारसी लिपि दोनों में लिखा हुआ होता था। और औरंगजेब के शासन में भी नागरी भाषा का प्रयोग यानी नागरी लिपि की हिंदी भाषा का प्रयोग और अवधी तथा ब्रज भाषा और राजस्थानी बोलियों का प्रयोग अधिक होता था। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो अंग्रेज़ों ने अपने शासन की राजभाषा, शासन के कामकाज की भाषा अंग्रेजी को बनाया और देश आज़ाद होने के बाद हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित कर दी गई। अब ये देखते हैं कि हिंदी में संविधान में हमारी राजभाषा के हिंदी के बारे में क्या कहा गया है। तो 4 अध्याय हैं राजभाषा के संबंध में, जिनमें ये प्रावधान किया गया है कि हमारी देश राजभाषा हिंदी होगी। इसमें प्रथम अध्याय में 343, 344 अनुच्छेद संघ की राजभाषा के संबंध में बात करते हैं। दूसरे अध्याय में 345, 346 और 347 अनुच्छेदों में राजभाषा के रूप में प्रांतीय भाषा का प्रयोग के बारे में कहा गया है। और तीसरे अध्याय में 348 और 349 अनुच्छेद, चौथे अध्याय में 350 और 351 अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले जो मुख्य रूप से अगर हम हिंदी की सीधी बात देखें तो ये 2 हमारे अनुच्छेद हैं, 343 और 351, जिसमें हिंदी की सीधी बात की गई है। संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी कि जो रोमन लिपि में हम 1 2 3 4 लिखते हैं ये रूप होगा। ये हमारा अनुच्छेद 343 कहता है। यानी कि जो देवनागरी रूप होता है, पुराने टाइम का जो हिंदी का 1 2 3 4 लिखा होता है, उस रूप को हमारे संविधान ने स्वीकार नहीं किया था। हालांकि उन्होंने ये कह दिया था कि अगर राष्ट्रपति इसका आदेश देंगे तो ये भी अपनाया जा सकता है। इन्होंने 343 में ये तो कह दिया कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि इस संविधान के आरंभ होने से यानी कि 14 सितंबर 1949 में ये स्वीकार किया गया था और 50 से हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 50 से हम माने तो इन्होंने कहा कि संविधान आरंभ होने से 15 साल की काल अवधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा जिनके लिए प्रारंभ के ठीक पहले उसका प्रयोग होता था। यानी कि 15 साल तक उन्होंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को सहराज भाषा के रूप में इजाज़त दे दी, जिसका मतलब ये था कि इन 15 सालों में हिंदी में काम करने वाले लोगों को तैयार कर लिया जाए। इस अनुच्छेद में ये कहा गया कि 15 साल की अवधि के बाद अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि 15 साल तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है और 15 साल के बाद अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकार बंद कर दे। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 344 में कहा गया कि राष्ट्रपति इस संविधान के लागू होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर और फिर ऐसे ही प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर, यानी कि पहले तो 5 साल समाप्त होने के बाद 1955 में और फिर 10 साल खत्म होने के बाद 1965 में अपने आदेश के द्वारा एक आयोग गठित करेंगे जिसमें एक अध्यक्ष और संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित
विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों से मिलकर यह आयोग बनेगा और उसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ये भी बता देती हूँ कि संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 18 भाषाएं थी और इस समय 22 भाषाएं हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति आयोग गठित करेंगे उसमें 22 भाषाओं के प्रतिनिधि रखने जरूरी हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि संघ के राज के प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के लिए, यानी कि लगातार हिंदी का प्रयोग बढ़ता रहे, इसके लिए संघ के राज्य के प्रयोजन में सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। संविधान के जो 51वां अनुच्छेद है 351 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत के सामाजिक सांस्कृतिक सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके और उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची के उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ तक उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। इसका मतलब ये हुआ है कि संघ में ये 351 में ये निर्धारित किया गया, ये निर्देश दिया गया कि जो संघ सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी, उसकी ये जिम्मेदारी है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें, हिंदी भाषा का शब्द भंडार बढ़ाएं और जो शब्द भंडार बढ़ाएंगे ताकि हर भावना का और हर भावना और हर विचार को उस भाषा में अभिव्यक्त किया जा सके, इसलिए शब्द भंडार बढ़ाना जरूरी होता है। और उस शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं अब हैं, उनके शब्दों को लेकर और मुख्य रूप से ज़्यादा संस्कृत के शब्दों को लेकर हिंदी का शब्द भंडार बढ़ाया जाए। और यह भी मैं बता देती हूँ कि जो 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं, उसमें अंग्रेजी नहीं है। उसके बाद भी हमारी जो राजभाषा है उसकी सहयोगी राज बनकर अभी भी हमारी अंग्रेजी काम कर रही है। और इसके पीछे कि वो अभी भी काम क्यों कर रही है, इसके पीछे का एक कारण यह है कि 1965 में ये अवधि पूरी होनी थी कि अंग्रेजी को ऐसा समझ लिया जाएगा कि अंग्रेजी उसमें थी ही नहीं। यानी कि जो ये कहा गया था कि अंग्रेजी में काम किए जा सकते हैं, ऐसा समझ लिया जाए कि वो भाषा थी ही नहीं। अनुच्छेद 120 में की बात मैं कर रही हूँ, भी लिखा हुआ है कि जब तक संसद द्वारा कोई अन्य नियम ना बना जाए तब तक इस संविधान के आरंभ से 15 साल की कालावधि की समाप्ति के पश्चात अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि या अंग्रेजी में ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए हों। यानी कि हिंदी या अंग्रेजी में जो काम करने की सूचना वो दिया गया निर्देश कि हिंदी या अंग्रेजी में काम होगा। तो 15 साल बाद यानी कि 1965 में या अंग्रेजी शब्द उसमें से हटा दिया जाए, ऐसे बात समझनी होगी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि 15 साल पूरे होने से पहले ही 1963 में उन्होंने एक कानून बना दिया जिसको राजभाषा अधिनियम 1963 कहा गया। और इसके अनुसार इसमें राजनीतिक लाभ की दृष्टि से दक्षिण भारत में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने में विरोध हुआ और नेहरू जी ने स्पष्ट कर दिया कि हिंदी को किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। उसका परिणाम ये हुआ कि 1963 में एक राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और इसे राजभाषा अधिनियम 1963 नाम से जाना गया। इसमें 5 धाराएं उन्होंने रखी हैं। पहला ये कि ये राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जाएगा। दूसरा ये कि ये जनवरी 1965 के 26वें दिन से
लागू हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1965 से ये लागू हो जाएगा ये अधिनियम। और इसमें जो मुख्य बात थी वो ये थी कि संविधान के आरंभ से 15 साल की काल अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा इस निश्चित दिन से, यानी कि 26 जनवरी 1965 से संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसे ही प्रयोग में लाई जाती रहेगी। और संसद के जितने भी कार्य निष्पादन होते हैं उन सब के प्रयोग में भी ये भाषा लाई जाती रहेगी। इसका मतलब हुआ कि ये भाषा द्विभाषिक कार्य हो गए, सभी कार्यालयों में 2 भाषाओं में काम होता रहेगा। 1965 के बाद भी जब हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में सहराज भाषा के रूप में अंग्रेजी काम करती रहेगी। और ये भी हुआ कि अब से पहले जो संविधान में जो कहा गया था उसमें कहा गया था कि 1965 के बाद ऐसे मान लिया जाएगा जैसे कि या अंग्रेजी शब्द उसमें लिखा ही नहीं गया था। लेकिन अब 1963 में संविधान में संशोधन किया गया था, या राजभाषा अधिनियम 1963 जो नेहरू जी ने बनवाया था, उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं होगी। साफ है कि सरकार कुछ अंग्रेजी समर्थकों के सामने झुक गई थी। हालांकि उस समय भी लाल बहादुर शास्त्री अनिश्चित काल तक अंग्रेजी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन नेहरू जी ने संसद में कहा कि मैं 2 बातों में विश्वास रखता हूँ। पहली, किसी पर जबरदस्ती भाषा नहीं थोपी जानी चाहिए, और दूसरी है कि अनिश्चित काल तक मुझे मालूम नहीं कब तक, अनिश्चित काल तक मुझे मालूम नहीं कब तक अंग्रेजी को एक अतिरिक्त सहयोगी भाषा के रूप में रखना चाहिए, लेकिन मैं रखूँगा। उन्हें ये नहीं पता था कि कब तक अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में रखना है, पर इतना उन्होंने पता था कि जब तक मैं रहूँगा, जब तक मुझ में ये शक्ति रहेगी, तब तक मैं इसे अंग्रेजी भाषा को सहभाषा के रूप में रखूँगा। इस अधिनियम की धारा के अनुरूप कार्यालयों में द्विभाषिक स्थिति बन गई थी। अब संघ के कर्मचारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम कर सकते थे। इस अधिनियम के अनुसार संसद और राज्य की विधानसभाओं की समस्त कार्यवाही की भाषा मुख्यतः हिंदी और प्रादेशिक भाषाएं होंगी, परंतु उनका जो प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद है वो भी देना होगा। यानी कि हिंदी भाषी लोग भी हिंदी में काम कर सकते हैं। हिंदी प्रदेशों में जो हिंदी प्रदेशी प्रांत सरकार है वे हिंदी में काम कर सकते हैं, पर यह निश्चित कर दिया गया उनके लिए, ये बाध्यता उनके सामने रख दी गई कि उन्हें एक अंग्रेजी की उसकी प्राधिकृत अंग्रेजी में अनुवाद भी उसका देना पड़ेगा। इसकी धारा 5 के अनुसार सभी विधेयक दोनों भाषाओं में एक साथ प्रस्तुत करने होंगे और दोनों को प्रामाणिक मानने की व्यवस्था की गई, यानी कि दोनों भाषाओं को प्रामाणिक माना जाएगा। लेकिन एक साथ साथ स्थिति यह भी बनी कि सिद्धांततः भले ही ये मान लिया जाए कि हिंदी देश की प्रथम राजभाषा है, यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रथम दर्जा मिल गया, पर अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक राजभाषा बने रहने की छूट मिल गई। और इसका परिणाम हम ये देखते हैं कि आज भी वह राजभाषा बनी हुई है। मुख्य राजभाषा सिद्धांततः तो हिंदी है, पर व्यवहारतः अगर देखा जाए तो अंग्रेजी ही मुख्य राजभाषा है। और दूसरा परिणाम इसका ये कि जो कर्मचारी काम करने वाले थे या अधिकारी जो काम करने वाले थे, उन्होंने हिंदी में काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी को ही आगे बढ़ाते रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, ये भी बता देती हूँ कि जब राजभाषा का जो नियम लागू होता है तो उसमें 2 तरह से होता है। एक तो केंद्र सरकार की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और अंग्रेजी होगी, दोनों साथ साथ होंगी। दूसरा, केंद्र सरकार के जितने मंत्रालय होते हैं वे आपस में संपर्क करते हैं, वहाँ राजभाषा काम आती है। और दूसरा, ये राजभाषा काम वहाँ आती है कि केंद्र की सरकार प्रांत की सरकारों से किस भाषा में काम करे,
आदान प्रदान किस भाषा में अपने पत्रों का करे, और एक प्रांत दूसरी सरकार से किस भाषा में अपने पत्रों का आदान प्रदान करे। तो अभी तक जो नियम बना था वो यही बना था कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में केंद्र सरकार के मंत्रालय आपस में आदान प्रदान करेंगे, अपनी विज्ञप्तियां देंगे, अपने एडवर्टाइज देंगे, और जो केंद्र सरकार से प्रांत सरकारों को या प्रांत सरकार से केंद्र सरकारों को पत्र आएंगे वो भी दोनों भाषाओं में आएंगे, और जो प्रांत सरकारें आपस में पत्रों का आदान प्रदान करेंगी वो भी इन दोनों भाषाओं में देंगे। हालांकि 1976 में ये स्थिति बदल गई थी। 1976 में 3 तरह के क्षेत्र बना दिए थे, एक का, एक खा और एक गा। काव्य क्षेत्र थे जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं, हिंदी में ही जहाँ की मुख्य बोली हिंदी है। खावे थे जहाँ के लोग मुख्य बोली तो अपनी दूसरी कोई बोलते हैं, जैसे गुजरात है, लेकिन हिंदी अच्छे से जानते हैं, और वो सारे अपना जो मानक भाषा उनकी है, कार्यालय भाषा जो उनकी होती है वो हिंदी होती है। गुजराती उनकी मुख्य भाषा नहीं होती, हालांकि गुजराती में भी काम करते हैं, पर वो अपनी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी को ही रखते हैं। और तीसरे वो लोग थे या वो प्रदेश थे जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है या हिंदी तर प्रदेश कहा जाता है, वो गा श्रेणी में आए थे। उनके लिए फिर 1976 में अलग नियम बनाया, उसके लिए अगले चैप्टर में बात करेंगे। अभी तीसरी जो चीज़ थी हमारी वो संपर्क भाषा, यानी हमने राष्ट्रभाषा के बारे में बात की, राजभाषा के बारे में बात की, और तीसरी संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा हम किसे कहते हैं, जिसमें 2 क्षेत्रों के लोग जिनकी भाषा एक ना हो, 2 धर्मों के लोग जिनकी धर्म भाषा एक ना हो, यानी कि अन्य भाषाभाषी लोग, अन्य धर्म के लोग, अन्य क्षेत्रों के लोग जब आपस में संपर्क करते हैं तो उनके संपर्क की जो भाषा होती है वो जो भी भाषा होती है वो संपर्क भाषा होती है। अच्छा, संपर्क भाषा से पहले आपको बताती हूँ राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या होता है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में सबसे पहला अंतर ये होता है कि राजभाषा घोषित भाषा होती है, शासन वर्ग की भाषा होती है, शासक वर्ग की, शासन के जितने भी कार्यालय होते हैं उन सब में उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि राष्ट्रभाषा कोई घोषित भाषा नहीं होती। राष्ट्रभाषा भावनाओं की भाषा होती है, लोगों में भावनात्मक अपनापन उस भाषा के प्रति होता है, और सरकार का सहयोग उसको नहीं मिलता है। राजभाषा मात्र उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में उसे ये सम्मान दिया जाता है। यह अलग प्रश्न है कि अंग्रेजी संविधान की अष्टम सूची में भी नहीं है, और फिर भी संविधान के अनुसार भारत के किसी वर्ग अथवा क्षेत्र की भाषा नहीं होने पर भी पिछले 70 सालों से भारत की सहराज भाषा बनी हुई है। जबकि संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं उल्लेख ही नहीं है। जैसे राष्ट्रपिता बापू हैं, गांधी जी हैं, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वे हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसी तरह संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, जबकि संविधान में ये लिखा हुआ है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी। तो पहला अंतर ये हुआ कि राजभाषा एक कार्यालयी भाषा होती है, संविधान द्वारा घोषित और स्वीकृत भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा जनता के द्वारा स्वीकृत, जनता के द्वारा आम बोलचाल में, अपने व्यवहारों में, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवहारों में काम आती है। संविधान में लिखित वो भाषा या संविधान द्वारा स्वीकृत नहीं होती। एक ये जनता की भाषा है, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा, और राजभाषा सरकार की यानी कि शासन की भाषा है। राजभाषा किसी भी देश के शासक वर्ग द्वारा मान्यता प्राप्त होनी जरूरी होती है, यानी कि अगर शासक वर्ग उस भाषा को मान्यता नहीं देता है तो वो राजभाषा नहीं कहला सकती। लेकिन राष्ट्रभाषा के लिए वहाँ की शासक की, सरकार की मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। किसी देश का शासक बदल जाए तो वहाँ की राजभाषा बदल जाती है। जैसे कि अंग्रेज़ों के समय अंग्रेजी भाषा थी, मुग़लों के समय अरबी फ़ारसी उर्दू भाषा थी राजभाषा,
जैसे शासक बदला ऐसी राजभाषा बदल गई। लेकिन जब मुगलों का शासन था राष्ट्रभाषा तब भी हिंदी थी, अंग्रेजों का शासन था राष्ट्रभाषा तब भी हिंदी थी, और आज तो है ही है। यानी कि राजभाषा का सरकार से और शासन से संबंध है, लेकिन राष्ट्रभाषा का सिर्फ जनता के व्यवहारिक बोलचाल की भाषा से या व्यवहार के लिखने पढ़ने की भाषा से, लेकिन जनता की रोज़मर्रा के व्यवहार में वो भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। तीसरा इसका अंतर है कि जो राजभाषा होती है उसका काम सिर्फ और उससे सिर्फ कार्यालयों में काम किया जाता है। हालांकि जनता के बीच में बोली भी जा सकती है, लेकिन उसका जो मुख्य काम होता है वो सरकार के कार्यालयों में होता है। जबकि जो राष्ट्रभाषा होती है उसका जन सामान्य यानी कि साधारण जनता से लेकर शिक्षित वर्ग तक अपने सभी तरह के कामों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित सभी लोगों के द्वारा किया जाता है, जबकि राजभाषा प्रशासक वर्ग की भाषा है और सरकारी कर्मचारियों की भाषा है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग पूरे देश में अधिकांश लोगों के द्वारा किया जाता है। जो लोग उसका नहीं भी प्रयोग करते वे भी उसे कुछ ना कुछ बोल और समझ लेते हैं, पर राजभाषा के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी भाषा के बहुत कम प्रयोग होने पर भी उसे राजभाषा बनाया जा सकता है। जैसे कि जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी वह राजभाषा थी। राष्ट्रभाषा ऐसे नहीं बन सकती जब तक उसे देश में बोलने वालों की संख्या ज़्यादा ना हो। सारे देश में यानी पूरे भारत में हिंदी जानने वालों की संख्या लगभग 67,22,06,390 यानी कि 73.31% है, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले मात्र 3% से भी कम हैं। और आज भी वह हमारे हिंदी के साथ साथ सहराज भाषा बनी हुई है। तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र की आत्मा बोलती है और लोगों की सोच, उनके विश्वास, उनकी संस्कृति, उनके धर्म, उनके समाज के संबंधी मान्यताएं, लोक नीति संबंधी मान्यताएं, उनके विचार सभी राष्ट्रभाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। लेकिन राजभाषा में अधिकांशतः प्रशासकीय, विधिक और संवैधानिक विधान का ही विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। राजभाषा जनमानस की सोच, मान्यता और विचारों से सीधे सीधे नहीं जुड़ी होती, वह केवल औपचारिक रूप से प्रशासन और प्रशासित जनता के बीच में एक सेतु का यानी पुल का काम करती है। तो अब आते हैं फिर संपर्क भाषा पर। संपर्क भाषा को अंग्रेजी में लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं, और लिंगुआ फ्रैंका उस लोक बोली को, सामान्य बोली को बोलते हैं जिस भाषा के माध्यम से एक क्षेत्र के लोग या एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से, या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से, या एक भाषा को बोलने वाले लोग दूसरी भाषा भाषियों से, या एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से संपर्क करते हैं, वो लिंगुआ फ्रैंका या संपर्क भाषा कहलाती है। अगर भारत में हम इस बात को देखें कि कौन सी बोली, कौन सी सामान्य बोली या कौन सी भाषा ऐसी है जो लोगों के बीच में संपर्क का काम अपना दायित्व निर्वहन करती है, तो हमारे देश में 1652 बोलियां बोली जाती हैं, और हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भी 22 भाषाएं लिखी गई हैं। यानी कि 22 भाषाओं को संविधान की दृष्टि से देश की भाषा स्वीकार किया गया है, मुख्य भाषा स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में संपर्क भाषा किसे माना जा सकता है? तो एक हिंदी भाषा ऐसी है, उन 22 भाषाओं का अगर हम पूरी जो संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखी है उन 22 भाषाओं का अगर अध्ययन करते हैं तो एक हिंदी ही उनमें ऐसी है जिसको बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसको भारत के अधिकांश भूभाग में बोला जाता है, और जिस भूभाग में नहीं भी बोला जाता उसमें अगर हम हिंदी जाकर बोलते हैं तो वहाँ के लोग हिंदी टूटी फूटी हिंदी बोल भी लेते हैं और समझ तो लगभग सभी लेते हैं।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूरे भारत में हिंदी के माध्यम से हम कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। हिंदी, जब मुसलमानों की भाषा उर्दू है, तो दो धर्मों के जो हिंदू और मुसलमान अगर आपस में बात करें, संपर्क करें, तो वो, क्योंकि उर्दू सिर्फ फारसी लिपि में बोली जाने वाली वो जुबान है जो देवनागरी लिपि में बोलने पर हिंदी कहलाती है। तो दोनों धर्मों के लोगों के बीच में संपर्क की भाषा हिंदी रहती है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली कड़ी हिंदी ही रही है। रामानुजाचार्य और रामानंद और शंकराचार्य ने पूरे देश में घूम घूम कर भ्रमण करके हिंदी का विकास किया था, उसका प्रचार प्रसार किया था। और अगर देखें तो आदिकाल में हिंदी का अधिकांश साहित्य हिंदी क्षेत्र के बाहर के लोगों द्वारा ही लिखा गया था। स्वयंभू का जो परमचर्यू है वो उन्होंने पुरानी हिंदी में लिखा था, पर वे महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसकी रचना हुई थी। तो दूसरी ओर अब्दुल रहमान ने अपना संदेश राशक पंजाब में लिखा। सिद्ध साहित्य पूर्वी भारत में, तो नाथ साहित्य पश्चिमी भारत में लिखा गया। और पर्याप्त भक्ति साहित्य उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र और गुजरात में लिखा गया, जो हिंदी की विभिन्न बोलियों में लिखा गया है। वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क, रामानंदाचार्य, इन्होंने सभी ने संपर्क भाषा के महत्व को समझा था। और दक्षिण भारत के होने के बावजूद, यानी कि दक्षिण भारत के थे, फिर भी उन्होंने उत्तरी भारत की भाषा हिंदी को ही अपनी संपर्क भाषा बनाया, उसी में अपने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। दूसरी ओर दक्षिण में राष्ट्रकूट और यादवों के राज्यों में हिंदी का ही प्रचार प्रसार हुआ था। मछलीपट्टम में नांदेल पुरुषोत्तम कवि ने तो 32 हिंदी नाटकों की रचना की। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय और मोहम्मद तुगलक की राजधानी में जब बदलाव हुआ, तो उन्होंने वहाँ दक्कनी का प्रचार प्रसार किया। दक्कनी हिंदी की ऐसी बोली है जिसमें दक्षिणी भाषाओं के और फारसी के शब्द, अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा हैं। ख्वाजा बंदो नवाज, केसुदराज, मुल्ला वजही, शाह मीराबी, कुतुब शाह आदि अनेक कवि लेखक दक्कनी हिंदी के हुए हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया और उसे संपर्क भाषा के रूप में उसको विशिष्ट भाषा बना दिया। यानी कि पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्थान देने का इनको भी श्रेय जाता है। अन्य भाषा भाषी क्षेत्रों में संपर्क की यह कड़ी आधुनिक काल में और भी मजबूत हुई है। अंग्रेजों के विरुद्ध जो स्वाधीनता संग्राम चला, उसमें हिंदी ने अपना पूरा योगदान दिया। जो क्रांतिकारियों के बीच में संवाद होते थे, पत्राचार होते थे, वो सभी हिंदी में ही होते थे। और हिंदी तक क्षेत्र के जो स्वाधीनता सेनानी थे, नेता थे, भाषाविद थे, साहित्यकार थे, उन सभी ने एक मत से हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया और अपने अपने क्षेत्रों के निवासियों को हिंदी में काम करने का और हिंदी में बात करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। 1826 में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, उदंत मार्तंड, वो भी बंगाल से कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था। और एमए में हिंदी का पाठ्यक्रम जो सबसे पहले शुरू हुआ था, वो भी कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही हुआ। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को और ज़्यादा महत्व देने के लिए या हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान अगर आज के समय में हम देखते हैं तो वो बॉलीवुड हिंदी फिल्मों का है। इन्होंने देश में तो क्या, विदेशों में भी हिंदी के इतने प्रशंसक पैदा किए, हिंदी में फिल्म देखने के इतने लोग पैदा किए कि वो हिंदी की फिल्मों को देखने के लिए हिंदी सीखने लगते हैं। हालांकि इन फिल्मों का निर्माण महाराष्ट्र में मुंबई में होता है, जहाँ की जो बोलचाल की भाषा है, अपनी मातृभाषा है, वो हिंदी बिल्कुल नहीं। मुंबई व्यापार का भी गढ़ है, यानी कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, और उसमें जो काम होते हैं वो हिंदी में होते हैं।
सारे भारत के लोग इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हिंदी को थोड़ा बहुत जानते समझते तो ज़रूर हैं, भले वे बोलते अपनी भाषा हिंदी को अपनी भाषा के रूप में भले ही ना बोलते हों। और अगर देखें तो दिल्ली आज देश की राजधानी है, और दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ देश के कोने कोने से आकर लोग रहते हैं और एक साथ रहते हुए हिंदी में ही वे अपने बातचीत करते हैं। यानी कि पूरे देश के लोग जहाँ दिल्ली में रहते हैं तो पूरे देश के लोगों की संपर्क भाषा हिंदी ही रहती है। हिंदी के माध्यम से वे अपने सारे काम निपटाते हैं। गांधी जी, दयानंद सरस्वती के साथ आजकल अनेक गुजराती संत मोरारी बापू, आसाराम बापू आदि भी अपने कथाओं में और प्रवचनों में हिंदी से ही अपने काम को करते हैं और अपने प्रवचनों, उपदेशों और कथाओं के माध्यम से संपूर्ण भारत के लिए वो संपर्क सूत्र हिंदी को बनाए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि संपर्क भाषा भी पूरे देश की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा भी पूरे देश की भाषा होती है। तो इन दोनों भाषाओं में अंतर क्या है? तो हम देखते हैं कि जो संपर्क भाषा है उसमें और राष्ट्रभाषा में अंतर यह होता है कि राष्ट्रभाषा में मानक भाषा के रूप को महत्व दिया जाता है। यानी कि राष्ट्रभाषा जो हिंदी होती है हमारी, उसका एक स्थिर व्याकरण होता है। लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम सबके रूप निश्चित होते हैं। वही राष्ट्रभाषा हिंदी कहलाती है। और खड़ी बोली जो दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली है, उसका परिष्कृत रूप आज की हिंदी राष्ट्रभाषा है। लेकिन संपर्क भाषा दो भिन्न भिन्न भाषियों के बीच में जो सेतु का काम करती है, उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, यानी दूसरों को समझाना और दूसरों की बात खुद समझना होता है। उसमें अनगढ़ता होती है, व्याकरण के दोष होते हैं, अन्य भाषाओं का मिश्रण होने से एक अलग तरह की भाषा बन जाती है। तो इस तरह से अगर हम संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं तो इसमें अनेक भाषाओं के शब्द भी समाये हुए होते हैं। बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम आदि सभी भाषाओं के शब्दों को ये हिंदी अपने आप में ग्रहण किए हुए है। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो जो मुंबई की हिंदी है वो अलग हिंदी होती है। मेरे को, अपन को, मध्य प्रदेश की भाषा में अपन को ये काम नहीं करना है, अपन को ये अच्छा नहीं लगता है। मुंबई हिंदी में मेरे को ये नहीं करना है। इस तरह की भाषा बोली जाती है। और जो राष्ट्रभाषा है उस भाषा में पूरी तरह से व्याकरण स्थिर और निश्चित होता है। ऐसे अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत के लोग लिंग में और वचन में अनेक तरह के उसमें दोष दिखाई देते हैं। जैसे लिंग में लड़की होने के बावजूद मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ, या लड़का है लेकिन वो इस काम को नहीं कर रही है, इस तरह से बोल सकते हैं। या वचन की उसमें बहुत सारी होती हैं, हम इस काम को नहीं करेगा, यानी कि हम बहुवचन है और करेगा एक वचन है। तो इस तरह के व्याकरण के दोष जो है संपर्क भाषा में पाए जाते हैं। पर क्योंकि संपर्क भाषा का एकमात्र उद्देश्य होता है अपनी बात दूसरे को समझाना, और दूसरी बोलियों का प्रभाव भी जब उसमें होता है तब भी अपनी बात को दूसरों को समझा पाते हैं, क्योंकि वो हिंदी की ही बोलियां होती हैं या हिंदी की बोली को वो समझते होते हैं। तो संपर्क भाषा के रूप में तब भी वो हिंदी ही रहती है, भले उसमें व्याकरण के कितने भी दोष हों। इस तरह से हम देखते हैं कि जो आधुनिक हिंदी की सर्वप्रमुख भाषा है वो हिंदी है, राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है, और एकमात्र संपर्क भाषा भी जो पूरे देश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जो संपर्क भाषा का काम करती है वो हिंदी है। धन्यवाद। ये पूरा